करें स्टार्ट। करें स्टार्ट, ठीक है। आज पहली तारीख है, पहली तारीख है। 4 महीने बचे तुम्हारे नीट के एग्जाम में, सिर्फ 4 महीने बचे, ठीक है। 4 महीने आपके नीट के एग्जाम में बचे हैं, तो आप लोग बस ये 4 महीने मेहनत कर लो। उसके बाद में 3 घंटा आपका रिजल्ट बताएगा। 3 घंटे 20 मिनट पेपर होता है ना, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, वो पेपर सर बताएगा। चलो सर, कल हम लोग बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। कल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। तुम सब लोग कल कहाँ थे? तुम लोग कल थे ये? अच्छा, तुम नहीं आए थे, क्यों? कहाँ थे कल? घर पे थे। छुट्टियां मत किया करो क्लास की, ठीक है। मैं बताया कि 10 मंथ्स के कोचिंग टाइम पीरियड में ड्यूरिंग IIT की कोचिंग में मेरी सिंगल डेज की छुट्टी नहीं, सिंगल डेज की छुट्टी नहीं। क्योंकि छुट्टी करने में पता क्या होता है, गैप जब हो जाता है तो फिर अगले का हमें कम समझ में आता है, ये चीज पड़ जाती है। तो जहां तक पॉसिबिलिटीज हुआ करे वहां तक छुट्टी नहीं लो, किसी कंडीशन पे मत लो, ये चीज है। चलो सर, अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हमने कल करी थी, सबसे पहले मैंने तुमसे कहा इसमें एक होता था तुम्हारा फार्मूला होता था BD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला था, क्या था? EE टाउ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरा ये फार्मूला होता है EE टाउ अपॉन, और I बराबर एक फार्मूला होता है NEA BD। मोबिलिटी का कल फार्मूला बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है? मोबिलिटी, ठीक है। म्यू बराबर ये होता था BD अपॉन E। अगर हम लोग मोबिलिटी को हम निकालते थे, अगर हम यहाँ से BD की वैल्यू रखते थे तो मोबिलिटी का फार्मूला हमारा आता था E टाउ अपॉन m, ठीक है। E तुम सबको पता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। m सबको पता है सर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, ठीक है। यही तो होता है, ये होता है। तो ये E की वैल्यू, ये BD बेसिकली होता क्या था? मैंने कल तुम्हें रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी बताया था। रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला क्या होता था? रिलैक्सेशन टाइम का होता था लैम्डा अपॉन BRMS। लैम्डा अपॉन लैम्डा क्या होता था? मीन फ्री पाथ। क्या था? मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, BRMS क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मेरा फार्मूला होता था। देखो कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारे क्या चलते हैं? प्रोटॉन्स चलते हैं। जिस डायरेक्शन में क्या चलते हैं? प्रोटॉन्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसकी बात करी थी, मैंने कहा था I और T का जो ग्राफ होगा और ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, ठीक है, वो किसे इंडिकेट करेगा? चार्ज को, ठीक है। कल इसके बारे में और भी एक्सेलरेशन टाइम के संदर्भ में मैंने बताया था। कुछ ये क्वेश्चंस करवाए थे, इसका स्लोप प्लोप के बारे में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, हाँ, स्लोप के बारे में क्वेश्चंस करवाए थे। फिर है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था तुम्हें। करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता था J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A। J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एरिया लेता था, अगर समझी ये पूरा सीधा
एरिया हमेशा क्या, एरिया का क्या लेते हैं डायरेक्शन, नॉर्मल, क्या लेते थे, नॉर्मल, और इसका दिया था तो एंगल क्या आया था, थीटा, ठीक है, तब भी हमारा ये फार्मूला करके आया था, ठीक। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल मैंने बात करी थी, एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी की बात हुई थी, ठीक है। अब देखो अगला हमारा है बेटा ओहम्स लॉ, ठीक, अगला है ओम्स लॉ। यहां से आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, अपनी ओम्स लॉ से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले इसके बारे में देखो। ओम्स लॉ कहता है एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओम, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओम। ओम क्या बोले, ओम बोले कि जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट की। सबसे पहले देखो बी क्या होता है, बी होता है पोटेंशियल, क्या होता है, और आई सबको पता है क्या होता है, करंट। इन्होंने कहा अगर किसी भी चीज के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसमें करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। जैसे एक बार मैंने इससे पहले जब आपको हीट पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि हीट में हीट का फ्लो होता है, हीट के फ्लो को हम लोग क्या लिखते थे, H लिखते थे, क्या लिखते थे, H, और H क्या करते थे, dQ अपॉन, कोई इसका फार्मूला बता सकता है मुझे, ठीक है, ये होता था, ठीक है, हीट करंट में आपने पढ़ा था। तो मैंने कहा था अगर दो, देखो हीट करंट में क्या था, हीट करंट में था कि एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दोनों सिरे के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। इसी प्रकार से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेजी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब आप मुझे बताओ, तुमने देखा है हमारी देवा नदी है अभी यहाँ पर, देवा नदी तुमने देखा आराम से मस्त, अभी ठंडों में मस्त बह रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तुम यही चीज को लेके तुम पहाड़ पर चले, जहां गंगोत्री निकल रही है, जहां यमुना निकल रही है, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर वो चीजें बहुत तेजी से फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां पर या तो ढाल करो, तुम ढाल है, ठीक है, या फिर तुम ऐसा करो कि जहां से बांध से पानी छोड़ा जाता है तो वहां से भी पानी बहुत तेजी से निकलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये कौन बोले, ये बोले ओम्स लॉ, ओम बोले, ओम बोले करंट फ्लो होगा। अब देखो बी को अगर तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर को हम लोग बच्चों को ही बताया था, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब मुझे देखो एक बात सोचो तुम, सर आर होता है रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और बी बराबर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग आर। आर होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है। देखो एक चीज और, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इस चीज को ध्यान करो। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है हर वो चीज जो रोकने का काम करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे अभी रेजिस्टेंस क्या है, ठंड तुम्हें पढ़ने में बाधा देती है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा मोबाइल, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। सब ये चीज रेजिस्टेंस है, जो भी चीज रोकने का प्रयास करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो चीज हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, वो चीज रेजिस्टेंस है, ठीक है सर, रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखो ओम्स ने ये कहा, ओम ने, ध्यान रखना, ओम ने ये कहा कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए रेजिस्टेंस तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए रेजिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उन्होंने कहा रेजिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक। अब देखो जरा, अगर मैं इसमें एक ग्राफ बनाऊं, तुम लोग देखो, हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है, आई आर, बिल्कुल ठीक है सर। तो R बराबर B बटे आई, R बराबर B बटे आई। मैंने एक ग्राफ बनाया, इस तरफ B और इस तरफ I, ये स्लोप डाल दिया, ठीक है, एक रेखा खींच दी। तो ध्यान रखना इस रेखा का जो कोण होगा वो किसे इंडिकेट करेगा, रेजिस्टेंस,
क्यों क्यों? क्योंकि देखो स्लोप tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो सर अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है? b और आधार क्या है? I। तो b बटे I क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। अब नीट तुम्हें किस प्रकार से गुमराह करेगा? वो ऐसे, उसने क्या किया, ये सीधी लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें उसने सीधी खींची। उसने कहा ये R1 और ये, फिर वो फटाफट तुम्हें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा। अब तुमसे कहेगा बताओ कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है? तो देखो बेटा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका आर ज्यादा। स्लोप मतलब ढाल। इन दोनों में से किसका ढाल ज्यादा है? इसे θ1 मानो, इसे, तो θ1 ज्यादा है किससे? इसका मतलब ये है कि R1 ज्यादा है किससे? बस छुट्टी, R1 ज्यादा है। सही है? ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे उतारने के बाद ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन ये दे दिया और ऑप्शन यही चारों, ऑप्शन यही चारों। अब तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन यही चारों, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी कैसे सही है? ठीक है, नहीं बी ठीक है, बता लिया, ये बता लिया। देखो बेटा एक बात समझो, अगर बी और आई में है, बी और, तो सर जी बी अपॉन आई बराबर क्या है? आर। यहां पर तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर में क्या है? आई, और बेस में क्या है? तो बेटा आई बटे बी क्या कहलाएगा? 1 बटे आर। देखो बी बटे आई क्या है? आर, तो आई बटे बी क्या कहलाएगा? 1 बटे आर। इसका मतलब ये है कि जिसका आई बटे बी ज्यादा उसका आर कम, उसका आर क्या होगा? कम, ठीक है। जिसका ये ज्यादा उसकी वैल्यू, देखो देखो, जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका आर क्या हो जाएगा? कम। तो यहां स्लोप किसका ज्यादा है? 1 का। किसका ज्यादा है? R1 का। तो R1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहां ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब नीट आपको इस प्रकार से भी दे सकता है और इस प्रकार से भी दे सकता है, ठीक है। अगर उसे थोड़ा सा घुमाना होगा तो ऐसे थमा देगा तुमको, और b बटे आई कर देगा, और जैसे ही तुम स्लोप देखोगे तुम कहोगे हो R1 ज्यादा है R2 कम है, तुम फटाफट सी लगाओगे, ठीक है, और वहीं पर गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगले बढ़ते हैं। ठीक, मैं डाल दूं?
अब देखो इसमें एक चीज और देखो, अभी मेरा क्या था, ओहम्स लॉ, ध्यान रखना। एक है मेरा ओहम्स लॉ, दूसरा है नॉन ओमिक लॉ। तो ओम ने क्या कहा, ओम ने कहा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बी बराबर आई। बिल्कुल ठीक है, सही। इन्होंने कहा आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। बोले अगर आर कांस्टेंट होगा तो अगर आप बी और आई के बीच में ग्राफ देखोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आर कांस्टेंट है तो हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक लॉ में भी यही बोला गया, बोले हमको ये अलग थोड़ी नहीं है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और यहां पर भी आई आर, बोले ठीक है। लेकिन ये बोले आर तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट, आर तुम्हारा चेंज होता है, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, चेंज। अब रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है, बोले देखो अगर वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जो जिसमें भी करंट फ्लो होता है वो कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। और कंडक्टिंग मटेरियल में अगर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज। तो बोले रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, ये हकीकत है, ये फेक है। ये क्या है, फेक। कभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। किसी भी चीज में अगर करंट प्रवाहित हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 100% उसमें टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तुम लोग अगर जो बंदे गांव से आते हैं, तुमने देखा होगा कभी कभी लाख वोल्टेज की लाइन चलती है ऊपर, वो बड़े बड़े खंभे लगे हुए होते हैं, ठीक है। कभी तुम ठंडों में आना, मतलब अभी ठंड चल रही है, इस समय मौसम ठीक है, सुबह सुबह आना या रात में जब वातावरण काफी शांत रहता है तो तुम देखना उनमें पता है हल्की हल्की आवाज आती है, और वो जो आवाज होती है ना वो किस प्रकार की होती है, जैसे तुम्हारा तवे पे तुम पानी डालते हो ना, उस प्रकार से आवाज होती है। तवे पे पानी डाला है, अरे वो बहुत खाया होगा तुमने, डोसा है ना, वो शादी में प्लेट लेकर खड़े हो जाते हो ठीक है, तो उस पे आवाज देता है ऐसे। क्यों, क्योंकि बेटा वो वायर गर्म होता है, वो वायर क्या होता है, गर्म। और जब वो वायर गर्म होता है ना, उस पर जो हमारी ओस है, जब ओस के पार्टिकल्स टकराते हैं, ओस में क्या है, पानी, भाई मॉइस्चराइजेशन तो मॉइस्चर, तो जब मॉइस्चर टकराता है तो वहां से ऐसी आवाज आती है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बोला आर कांस्टेंट नहीं है। बोले इसका मतलब ये है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर ग्राफ बनाऊंगा तो वोल्टेज के साथ में रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये बोले कि देखो हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या है, चेंज। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस को निकालना है, तो उस पॉइंट पर क्या खींच दो, स्लोप खींच दो, ठीक है। स्लोप का मतलब है टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा खींच दो, क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। अगर तुम इस पॉइंट पर देखोगे कि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये एंगल निकाल दो। मैं सर इस पॉइंट पे नहीं, मैं तो यहां रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं, यहां क्या होगा, तो यहां पर एक स्लोप खींच दो, खींच दिया। अब यहां रेजिस्टेंस निकाल, यहां पर स्लोप निकाल दिया। तो किसी भी पॉइंट पर, नॉन ओमिक लॉ में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ये देखना है कि वहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस को देखने के लिए क्या करो, हाँ, रेजिस्टेंस को देखने के लिए वहां पर उस पॉइंट पर तुम लोग टेंजेंट ड्रा कर दो। टेंजेंट ड्रा कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ड्रा करने पर उतारना दोनों। हाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ और नॉन ओमिक लॉ, ये दोनों कोर्स में भी है,
ठीक है। और बहुत सारी पॉलिटी है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओम्स लॉ से, नॉन ओम्स लॉ से, नॉन ओम्स लॉ से, सेमीकंडक्टर से और इससे, और बहुत सारा है, कुछ ज्यादा है नहीं, ये होता है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, उतार लिया, अगले वाले पर। तो आपका फोन कहां चोरी हो गया, कौन सा फोन था, एमआई का था, लगभग क्या कॉस्ट रही होगी, क्या कॉस्ट थी फोन की, लगभग कितने साल पुराना था, तो काफी सारा पुराना होगा थोड़ा। तुम्हें नया फोन नहीं मिला है, गवर्नमेंट तो दे रही है, नहीं मिला है। कोई बात नहीं, होता रहता है। अपन जब पढ़ रहा था, अपन हाई स्कूल में था तो अपन की साइकिल चोरी हुई थी, इंटर में था तब भी साइकिल चोरी हुई थी, दोनों साल साइकिल चोरी हुई। चोरी हुई चीज कभी मिलती है, और वो भी साइकिल है। तुमने सर्विस लाइन से लगा दिया होगा, नहीं ऐसे ही ढूंढ लिया मैंने। क्या ऊपर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट है, नहीं मिलता जहां तक होता है। सही, ये फोन तो थोड़ा काम में आ जाते हैं, लेकिन जो आईफोन तो नहीं था तुम्हारा, नहीं वीवो। अच्छा, वीवो कैसे मिल गया, आईफोन में आदमी सोचता है कबाड़ा है, इसका कुछ होना होना है नहीं, तो लाओ चलो दे ही दूं, कभी कभी अनजान ये समझता है, ये रहता है बने। चलो सर, ये हमारा हो गया बेटा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक इस पे देखो सर, मेरे पास कोई वायर है, उस वायर की कुछ लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहेगी। जैसे आयरन हुआ, आयरन चाहे तुम्हारा गोलाकार हुआ, चाहे तुम्हारी लेंथ में हुआ, कैसा भी हुआ, आयरन की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, सेम। जैसे अब आयरन और कॉपर की वहां अलग हो जाएगी, वहां क्या हो जाएगी, अलग। तो सेम मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा रो एल अपॉन ई, आर बराबर रो एल अपॉन ई, जहां रो क्या है, इसकी रो है रेजिस्टिविटी, रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ। अब जरा सोचो सर, किसी भी वायर की जितना बड़ा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम, रेजिस्टेंस उतना कम। जितनी ज्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है। तो R बराबर रो एल अपॉन ए, सीधे सा R बराबर रो एल अपॉन। एक बार बताओ सर, अगर एक बात और सोचना, रेजिस्टेंस और करंट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, करंट उतना कम होता है, ठीक है। क्योंकि देखो करंट क्या है, करंट है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। दो चीजें देखो, एक तुमने मटेरियल सुना होगा कंडक्टिंग मटेरियल, और एक सुना होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। एक कंडक्टिंग मटेरियल और एक नॉन कंडक्टिंग। सर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो फिर वो कंडक्टर किस बात का।
इंसुलेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम, और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। लगभग रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस किसका होता है, नॉन कंडक्टिंग का। ठीक है, ये इंसुलेटर बोलते हैं हम लोग। और कंडक्टिंग का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो कंडक्टर है, मुझे पता है सबसे अच्छा कंडक्टर वो सिल्वर को माना जाता है। ठीक है, सिल्वर क्या, चांदी। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है कंपेयर टू गोल्ड, कंपेयर टू कॉपर, कंपेयर टू एल्यूमिनियम। लेकिन जो हमारे वायर जो हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, वो हम लोग कॉपर के या एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉपर क्या है, वो अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। इसीलिए कॉपर के वायर अच्छे माने जाते हैं किससे, एल्यूमिनियम से। और एल्यूमिनियम का वायर सस्ता भी मिलता है, एल्यूमिनियम का वायर सस्ता मिलता है। अब देखो, रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया R बराबर रो एल अपॉन ए। सिंपल सा सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार जरा सोचो, मैंने एक मिनट देखें, अच्छा ठीक, मैंने क्या किया, अब मेरे पास में एक वायर था ये, जिसकी लंबाई मैंने कह दी मान लो L है, लंबाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया D। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। अगर मैंने इसको पकड़ के खींचा, अगर इसे पकड़ के मैं खींचूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तुम किसी एरिया किसी चीज को पकड़ के अगर खींचोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम, एरिया कम। मैंने कहा, मैंने पहले लंबाई क्या थी इसकी, लंबाई इसकी n गुना बढ़ा दी, n टाइम्स कर, लंबाई L से कितनी कर दी, n। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसका A डैश मान लिया। पहले मैंने कहा, मान लो पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, R। तो जो नया जो मैंने वायर को खींच के लंबा किया है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नहीं सेम नहीं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग क्या, सबसे पहले बेटा एक चीज याद रखो कि कोई भी वायर में किसी भी चीज को अगर तुम पकड़ के चाहे गंठा करो चाहे खींचो कुछ करो, एक उसका वॉल्यूम होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, सरफेस एरिया भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहता है। इसका मतलब यह है कि जो इसका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है। वायर दोनों सेम थे तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, किसी वायर को पकड़ के खींचने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। अगर मैं पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस मेरा R था तो फार्मूला क्या था, रो L अपॉन A। अब मैंने इससे पहले भी बताया है, कल दिन परसों क्लास में बताया था, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया को चाहे आप लंबाई या चौड़ाई लिख दो, ठीक है, या कुछ भी। अब देखो एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, दोनों में सेम है, वॉल्यूम दोनों में सेम है। अब देखो जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अब है। अब जो वॉल्यूम है, एरिया मैंने क्या माना, A डैश, और लंबाई मैंने कितनी कर दी, NL। भाई वॉल्यूम तो दोनों जगह है, तो इसका मतलब ये है AL बराबर A डैश NL। अरे इसका वॉल्यूम ये और इसका वॉल्यूम ये, वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम। तो अगर मैं यहां से L से L गया, L से L गया, तो मेरा जो A डैश का फार्मूला आया वो आया A अपॉन, A डैश का फार्मूला आया A अपॉन N। अब देखो जो इसका नया रेजिस्टेंस है R डैश, फार्मूला क्या होता है, रो L, L कितनी हो गई, NL अपॉन एरिया क्या है, A डैश, एरिया क्या है, A डैश, A डैश की जगह क्या रखा,
एन कहाँ जाएगा? तो एन स्क्वायर रो एल अपॉन सर रो एल अपॉन ए क्या हो गया? आर हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर पहले रेजिस्टेंस आर है, पहले रेजिस्टेंस कितना है? उसकी लेंथ को, वायर की लेंथ को पकड़ के मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि पहले लंबाई L थी, अब क्या कर दी? 2L। क्या कर दी? 2L। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अरे लंबाई को 2 गुना किया है तो 2 दूनी 4, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 गुना। रेजिस्टेंस कितना हो गया? अगर लेंथ को पकड़ के मैंने 3 गुना कर दिया, कितना कर दिया? 3 गुना। अगर लंबाई को पकड़ के 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा? 9 गुना। 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, डायरेक्ट आएगा ऐसे ही कि बताओ कि लंबाई को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 9 टाइम्स। पहले वाले का कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? अगर दुगुना किया है तो पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, दुगुना किया तो a बटे 2, 3 गुना किया है तो a बटे 3। ठीक है, सही होता नहीं? कितना हो जाएगा? ऐसे ही बताओ आंसर। लिखा हुआ है 13 बने। रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस है 4 ओम। क्या होगा आंसर बताओ? 64 ओम। 64 ओम आ गया।
64 ओम आ गया। अब मुझे बताओ एरिया कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया? A/4 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज किया है ना, तो क्या हो जाएगा? A/4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो वो तुमसे पूछ लेगा जैसे 4 टाइम्स उसने दे दिया, उसने इनिशियल नहीं दिया, इनिशियल नहीं दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसका? 4 टाइम्स किया तो 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक, चलो अगले बात। अब देखो बच्चों, जैसे मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था, उसी हिसाब से एक बात सोचो सर, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टेंस की बात करूं, या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दो चीजें होती हैं, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी होती है जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो 1/ρ होती है। लेकिन अगर कंडक्टेंस की बात करूं, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? G से, और G होता है 1/r। G क्या हो जाएगा? 1/r। अगर तुमसे मैं रजिस्टिविटी है, अगर मैं रजिस्टिविटी की यूनिट पूछूं, बताओ रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो देखो ये क्या है? ओम। इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एल का क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मीटर से ये गया तो क्या आ गया? ओम मीटर। क्या आ गया? ओम मीटर, ठीक है। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। तो याद रखना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दूसरी चीज समझिए। अगर I और B, इधर क्या है? B, I और B में, I और B में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, I और B में जो ये स्लोप दिखाएगा वो किसे दिखाएगा? 1/r को। 1/r ही तुम्हारा क्या होता है? क्या होता है? कंडक्टेंस। इसकी यूनिट सर जी R की क्या होती है? ओम। तो यहां क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या फिर साइमेन, क्या बोलते हैं? साइमेन, या ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को एक नाम दे दिया, वो क्या दे दिया? साइमेन। ये भी साइंटिस्ट होंगे कोई ना कोई, ठीक है, साइंटिस्ट होंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगले, हो गया? हाँ, तो और ये भी कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/, रेजिस्टिविटी। ये होता है। अब रेजिस्टेंस में एक चीज देखो, ठीक है, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूछे जाते हैं। 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है तुम्हारा कंडक्टर, एक होता है तुम्हारा सेमी कंडक्टर, ठीक है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या? जिसमें करंट फ्लो होता है, सिंपल सी सर, इसमें करंट फ्लो होता है, कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर होगा, ठीक है। सबसे पहले ये है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B बराबर I। ऐसा यहां पर भी होगा,
इसमें सबसे पहले चीजें यह याद रखनी है आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो यहां रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये किसमें होता है, कंडक्टर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर वो बिहेव करता है एज लाइक इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होगा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर, ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन, कितना होता है, 300 केल्विन। जो सेमीकंडक्टर है behaves as like conductor, किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव किसकी तरीका करेगा, कंडक्टर की तरह, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। अब देखो इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे भी अगर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस अगर क्या हो जाएगा, कम, बताना। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, हो गया। चलो बढ़े।
ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, सही है। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। ए तुम चारों बताओ कौन से लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है? कौन से लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है? नॉन ओमिक लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो फिर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा कैसे? तो फिर मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? किसी पॉइंट पर स्लोप डाल के या टेंजेंट डाल के मैं चुपचाप निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, R बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अगर मुझे बताओ, मैंने पकड़ के सोचो, अगर मैं किसी की लंबाई बढ़ा दूं, चाहे थोड़ी सी बढ़ाऊं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बराबर रहेगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। दूसरी चीज बताओ, मेरे पास दो रॉड्स हैं, दोनों की एक की लंबाई ज्यादा, एक की लंबाई कम, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? जिसकी लंबाई ज्यादा है। R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस का फार्मूला 1 अपॉन, और कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, ठीक है। अच्छा चलो याद करते चलो, बातें मत करो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लॉ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट और, भाई चलो पढ़े। देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने वेक्टर फॉर्म्स को वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा। सबसे पहले तुम मुझे बताओ, मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट कब फ्लो हो सकता है? तो इसमें करंट फ्लो होने का एक ही तरीका है, अगर मैं इसमें क्या लगा दूं? बैटरी। क्या लगा दूं? बैटरी लगा दूंगा, तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि क्या नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वायर की लंबाई क्या मान ली? L। वायर की लंबाई क्या मान ली? L। अगर मैं कहूं कि बताओ, तुमने पढ़ा होगा कि सर जी E बराबर क्या होता है? B अपॉन L। अरे कैपेसिटर में तुमने नहीं पढ़ा था? E बराबर क्या होता है? B अपॉन D, और B बराबर क्या होता है? ED, और D क्या होती थी इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पर दूरी कितनी है? जितनी लंबाई है वायर, जितनी वायर की लंबाई है। तो मैं ये कह सकता हूं B बराबर क्या हो जाएगा? EL। E क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड। L क्या है? इसकी लंबाई। दूसरी चीज देखो, एक B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? अब सोचना, एक तो मेरा आ गया B बराबर EL, मतलब EL या फिर LE, ये हो गया। दूसरा B इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं R को लिखूं
तो रो एल अपॉन ए। अब देखो इससे और इससे दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं यहां भी v और यहां भी तो ई एल बराबर आई रो अपॉन एल से, तो ई बराबर क्या आया आई रो अपॉन। अब बताओ बेटा ई बराबर आया आई रो अपॉन, किसको पता है कि आई बटे ए क्या होता था, आई बटे ए क्या होता है, आई बटे ए क्या होता है जे, जे क्या है करंट डेंसिटी, क्या है तो बोलो ना। तो आई अपॉन ए की जगह पर मैं क्या लिख दूं जे रो, क्या लिख दूं लिख दिया। देखो आई अपॉन ए की जगह क्या कर दिया जे रो। अगर मैं यहां से जे लिखूं तो जे बराबर ई अपॉन, देखो जे बराबर ई अपॉन, तुम सबको पता है एक बटे रो क्या होता है सिग्मा, क्या होता है यही तो होता है। तो J बराबर क्या आया E सिग्मा, J बराबर क्या आया E सिग्मा। देखना J बराबर आया E सिग्मा या फिर सिग्मा इंटू E। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इतना उतारना, अभी इसके बारे में और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये कई बार तुमसे पूछा गया है कि बताओ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है J बराबर सिग्मा इंटू E। J बराबर सिग्मा इंटू E, ठीक है। ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चुपचाप पढ़ाई करना, जाके घर पे जाकर पढ़ाई किया करो। आप जा रही हो ज्यादा दिन बच्चे नहीं है पेपर में। तुमने अभी पता है बच्चे नहीं देखे पढ़ते होगा, तुम जिस दिन बच्चे पढ़ते हो देखो तो बेहोश हो जाओगे। अच्छा ऐसे ही पढ़ाई होती है क्या सही में? तो तुम लोग आधे जरा मुंह उठाए ऐसे ही पेपर देने जाते हो, छुट्टी चलो होगा देखा जाएगा। हर एक पर जय श्री राम, हर एक पर जय श्री। ये है कि एक बार जरा सोचो, तुम लोगों के लिए मैं पहले बोला, तुम लोगों के लिए अपने हाई स्कूल में भेज दूं टाइम मशीन से, तो तुम में से हर एक बच्चे की 95% आएगी, हर एक बच्चा 95% आएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पास्ट में जा नहीं सकते ना, इसलिए, और तुम अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हो। तो इसीलिए यही चीज जब तुम 4 साल बीत जाएंगी ना, तो तुम सोचोगे कि यार नहीं मुझे आप भेज दिया गया ड्रामा उस जमाने में जब मैं पढ़ता था, समझे? तो मैं मेहनत करूंगा। तो ये चीज तुम्हें 4 साल बाद रियलाइज होगा, रियलाइज नहीं होगा, 4 साल बाद रियलाइज होगा। ये चीज है। तो इतना मेहनत करो कि आने वाले 4 साल बाद तुम्हें ये एहसास ना हो कि काश मैं पास्ट में चला गया। ये चीज है, ठीक। देखो रफ कर रहा हूं मैं इसमें, मेरा जो वेक्टर फॉर्म आया, बच्चों G बराबर क्या आया सिग्मा इंटू E, बिल्कुल सही। J बराबर सिग्मा इंटू सही। सर
एक फार्मूला था I इजिकल टू NEA BD, ये था I इजिकल टू NEA करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था। अगर A को मैं इधर लाऊं तो I बटे A NA इंटू I अपॉन A क्या हो गया, J, क्या हो गया, NE। BD का फार्मूला E टाउ अपॉन हो गया। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो J बराबर N E स्क्वायर E टाउ अपॉन, ठीक है, या तुम इसको और सजा के लिखो तो ऐसे लिख दो N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू, इन दोनों की कंपेयर करो, इसकी और इसकी कंपेयर करो। अगर कंपेयर करोगे तो तुम पाओगे इधर J इधर J, इधर E इधर E, तो ये सिग्मा किसके बराबर है, N E स्क्वायर टाउ अपॉन। सबसे पहले मुझे बताओ स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू क्या अभी, अगर E की वैल्यू ये है और तुम जानते हो रो बराबर क्या होता है, अरे बच्चों जब सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो है तो रो बराबर 1 अपॉन, तो अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो M ऊपर आ जाएगा और NE स्क्वायर टाउ कहां आ जाएगा, ठीक है, NE स्क्वायर टाउ अब कहां आ जाएगा, नीचे, सही है, यही तो हो जाएगा, बोलो सही है। कोई चलो मैं इसमें एक चीज और करो, कोई मोबिलिटी का फार्मूला बताता है मुझे, मोबिलिटी का फार्मूला क्या था, म्यू बराबर E टाउ अपॉन, अगर बेटा मैं E टाउ अपॉन M रख दूं इसमें, E टाउ अपॉन M, तो सिग्मा बराबर NE म्यू। देखो एक E गया तो एक ही बचा, E टाउ अपॉन M की जगह क्या रख दिया, तो ये रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है, जहां ये म्यू क्या होता है तुम्हारा मोबिलिटी, और मोबिलिटी होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या हो, सिग्मा बराबर क्या हो गया, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, रो बराबर उल्टा कर दो M बटे NE स्क्वायर टाउ, टाउ बराबर वो म्यू बराबर E टाउ अपॉन M, सिग्मा बराबर NE टाउ, NE, J बराबर NE स्क्वायर E टाउ अपॉन, ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला। तुम्हें पता है कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, R बराबर रो L अपॉन होता है, कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। तो अगर ये बता दिया
तो तुमसे पूछा जाए बताओ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, तो J बराबर सिग्मा ई, J बराबर सिग्मा ई, ठीक है, J बराबर सिग्मा ई। और सिग्मा और रो के फार्मूला पूछे जाए तो इस प्रकार से सिग्मा का फार्मूला और रो का फार्मूला हर एक के रूप में हम लोगों को बताएं, ठीक है। चलो भाई ये 4 टाइम से इंक्रीज कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा। देखो टेम्परेचर अभी तुम बोले अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिलैक्सेशन टाइम कम ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जल्दी जल्दी नहीं टकराओगे, जल्दी जल्दी टकराओगे नहीं टकराओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी टकराओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी गोल हो गया, घटेगी ना, हाँ घटेगी नहीं घटेगी, आज मॉर्निंग नहीं आया, चूका गया, उसे कौन ले गया चूका, जब दुनिया न्यू ईयर मनाए तो तुम लोग पढ़ो, सही है, हाँ न्यू ईयर को क्या है, आती जाती माया है, वैसे भी हमारे देश में इतने त्योहार, हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्योहार आए, कहीं कोई त्योहार है, सही है। हमारे घर में तो इस बात पे त्योहार मनाया जाता है कि पड़ोसन से लड़ाई हो गई है, हमारी भी उस तरह से लड़ाई थी हैं, अब वो उसकी भी दुश्मन बन गई है, अब वो हमारी पक्की दोस्त हो गई, तो उस पर भी तुम त्योहार मना लेते हो। एक बताओ, तुम आगे पढ़ने की 4 लड़कियां बताओ, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, सेमीकंडक्टर, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस क्या होगा, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ गई, ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं क्वेश्चन इसी प्रकार ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर बताओ कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब तुम रटे में हो तब तो गलती करोगे, 100% गलती करोगे, आंसर वो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इसे सेमीकंडक्टर इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन इफेक्ट ऑफ किस पे, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस नीचे होंगे, बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, या कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कंडक्टर में भी पूछेगा,
और लो टेम्परेचर पर जो मेरा सेमीकंडक्टर है वो बिहेव इसी तरीके करता है। लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसको मुझे उल्टा कहीं चिपका दिया। हाँ, इसमें नकल छुपी हुई है, पेपर के टाइम में बच्चे कर ना लें। देखो बेटा, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ किसकी बात हो रही है? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर? और वैसे भी तुम देखो बेटा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ बीच में प्लस है, यानी कि रजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा जाता तो रेजिस्टेंस ऐसे लिखा जाता, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। R0 क्या था? इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो R क्या आया? फाइनल रेजिस्टेंस। R क्या आ गया? फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस के फार्मूलाज हैं। अच्छा, पहले सीरीज तो बताया नहीं आपको, ओम्स लॉ। ठीक, इधर देखो बेटा, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। ये चीज तुम बहुत पढ़े हो और मुझे लगता है सब बच्चों को पता भी होगा। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, ये रेजिस्टेंस किसमें है? अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, इनके साथ में एक मैंने बैटरी जोड़ दी, तो जो करंट निकलेगा सभी में करंट क्या होगा? समान। सभी में करंट क्या होगा? करंट समान होगा, लेकिन सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? में भी अलग अलग। ठीक है, में भी डिफरेंट। समान पोटेंशियल डिफरेंस कब हो सकता है? जब रेजिस्टेंस क्या हो? समान हो। अगर रेजिस्टेंस समान होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस समान हो सकता है। सर, इसमें आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दो। ये किसमें होता है? जब रेजिस्टेंस हमारा कैसे हो? सीरीज। सर, पैरेलल में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट लूंगा तो 1/R1 R इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होता है। ठीक है, इन सब में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। क्या सेम होगा? पोटेंशियल। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, करंट अलग अलग और पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये किसकी बात है? ये सीरीज है और ये पैरेलल है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज में क्या है? सीरीज को तुम लोग अगर रिलेट करो, सीरीज को अगर तुम लोग रिलेट करो
तो कैसे रिलेट करोगे? जैसे मान लो तुमने खेत में पानी भरा है या कोई नाली है, ये बेटा एक डाम है, ये क्या है? यहां से पानी निकला और पानी निकल के देखो कहीं पानी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। पानी मतलब करंट, पानी मतलब अगर करंट नहीं कट रहा है तो जितना इसमें है उतना इसमें है उतना ही, यानी कि ये तीनों कैसे हैं? सीरीज। अब देखो ये यहां से डाम से पानी निकला और पानी कितनी क्यारियों में कट गया? 3 क्यारियों में कट गया। तो ये तीनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल। पैरेलल किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, तीनों कैसे हैं? पैरेलल। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 10th में था, 10th में था, 12th में भी था, 10th में भी था, 12th में भी था। ठीक है, दोनों में था। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है जो सबको पता होती है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो बेटा आर इक्विवेलेंट पूछा है इन दोनों के बीच में। ये कतई खत्म क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल। तुमसे मैंने ये आर इक्विवेलेंट पूछा ए और बी के बीच में। किसके बीच में पूछा? ए और बी। तो ए को ऐसे लगा दो, बी को ऐसे करो। ठीक है, ऐसे लाइन ए और बी। अब मुझे बताओ, यहां से करंट गया, कितने भागों में कटा? 2 भागों में, इधर भी और क्या ये दोनों सीरीज में हो सकते हैं? नहीं। कट गया ना 2 भागों में, तो सीरीज में। इसमें मान लो कुछ भी करंट गया, मान लो I1 गया, कुछ गया। ठीक है, जितना इसमें जाएगा उतना ही क्या करंट कटा है? अरे मोड़ाई तो है खाली, कटा तो नहीं। इसका मतलब जितना इसमें उतना, ये दोनों कैसे होंगे? सीरीज। कैसे होंगे? अगर ये दोनों सीरीज में दोनों जुड़ जाते हैं, 30 और 20 50, तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 50। ये है, और ये नीचे कितना है? 50। देखो बेटा, करंट जो गया था इधर वाला और इधर वाला, नीचे दोनों कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट। दोनों को जोड़ोगे तो 2/50 और R 1/R इक्विवेलेंट बराबर आया 1/25। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 25। ठीक है, आप लोग नीट में क्या करना, जहां भी 2 रेजिस्टेंस दिखे तुम्हें, सिर्फ कितने दिखे? 2, तो सीधे ये फार्मूला लगाना। इसी से फार्मूला निकल के आया है R1 × R2 बटे R1 प्लस। ठीक है, लगा दो 50 × 50 2500। कितना आया? नीचे जोड़ो 50 और 50 कितना आ गया? 25। इसका भी आंसर कितना आया था? ठीक है, जहां 2 रेजिस्टेंस तुमको पैरेलल में दिखें तो सीधे फार्मूला लगाना R1 R2 अपॉन R1 प्लस। जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन में फंस जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में नहीं फंसने का है। ठीक है, ऐसे तुम से निकाल दोगे। अब मुझे बताओ बेटा, ए जरा सोचो, ए और बी के बीच में क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, ए क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, एक बार बताओ बेटा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ये मेरे पास में क्यारी है और जब पानी आता है नदा बोलते हैं, क्या बोले हैं? क्या बोलते हैं? नदा ही पता, कुछ बोलते हो? बरा बोलते हैं। बरा तो है, मोहल्ला है। बेटा देखो, देखो तुम ही बताओगे सर, यहां से पानी गया, पानी कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 भागों में कट जाएगा। कुछ इधर चला जाएगा, कुछ जो इधर गया वो अब कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? इन दोनों को सीरीज में 4 और 1 5। ठीक है, जो बच्चे थोड़े एडवांस में वास्तव में थोड़ा पता है कि देखते हैं हाँ ये सीरीज में ये पैरेलल में, तो वो दिक्कत मत लो तुम। ठीक है, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन बेचारों को कभी ये पता ही नहीं सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, तो सर ये दोनों सीरीज में 4 और 1 5। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को मिला के एक ये 5 आ गया। क्या आ गया? 5। अब देखो बेटा, यहां से जो पानी गया था वो इधर भी कटा था और इधर भी, तो ये और ये दोनों कैसे हो गए?
पैरेलल। पानी कट गया तो किसमें हो गए? ये है 5, ये है 3, तो दोनों को मिला के एक कैसे निकालें? तो दोनों के ऊपर गुणा और नीचे 15/8 हो गया। यानी कि इन दोनों को मिला के कितना आ गया? 15/8। सही है सर, इन दोनों को मिला के 15/8। इसका मतलब ये तो 8 है ही, और इन देखो इसको मिला के आया था 5, और इन दोनों को मिला के कितना आया? 15/8। अब मुझे बताओ, जो पानी यहां से जाएगा क्या वो कटेगा? नहीं। तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। सीरीज में ऐसे ही जोड़ दो, नीचे कुछ नहीं है, 1 8 64 और 15। अब बोलो है? आ गया। ठीक है, 79/8 ओम। 79/8 ओम। ठीक है, 79/8। ठीक, किसके समझ में नहीं आ रहा है? बता दो, फिर से बता दूंगा। बोल दो, पल्ले नहीं पड़ा तो बता दो, अपन बता देगा। सर आपने इंसुलेटर बताया था, सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर और कंडक्टर। हाँ, टेंपरेचर हाँ। अच्छा, उसका देखो ऐसा है, इंसुलेटर और हाँ, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, कांच है, कांच का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। ठीक है, कांच इंसुलेटर। ये जो तुम्हारे सामने जो लकड़ी रखी है, ये भी क्या है? इंसुलेटर। इसका तुम टेम्परेचर कितना ही बढ़ाओ, ये जल जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी ही रहेगा। इसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ये तो मेरा इंसुलेटर हो गया। अब आ गया कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो होता है। कंडक्टर में क्या है कि अगर मैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं, वो टेम्परेचर बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं? तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब अगर रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा तो उसमें 100% करंट पहले से क्या होगा? कम होगा। करंट पहले से क्या हो जाएगा? कम। हाँ, कंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट उसमें कम फ्लो होगा, पहले की अपेक्षा बाद में फ्लो क्या होगा? कम। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर में क्या है? जब टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, जब टेम्परेचर, अब जैसे बहुत कम सर्दी कैसे? जैसे मैं तुमसे कहूं 20 केल्विन, 10 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर आज तक जो मेजर किया गया है, मतलब जो हम लोग मानते हैं उससे कम टेम्परेचर नहीं मानते, उसे हम बोलते हैं 0 केल्विन। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखना, ओमकार 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है। तो अगर तुम कम टेम्परेचर पर देखोगे तो जो सेमीकंडक्टर होगा ना, उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इंफिनिटी। रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो अपने आप करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब तुम रूम टेम्परेचर पर आ जाओगे, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर अगर तुम देखोगे तो रेजिस्टेंस इतना कम हो चुका होगा कि वो बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। सही है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वो किस तरह का बिहेव करेगा? कंडक्टर। अब सर देखो, कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है? कंडक्टर। इंसुलेटर तुम सबको पता ही है, नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर पता ही है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सेमी कंडक्टर तुम्हारे लिए सिर्फ दो हैं, एक है जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन। क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जब हम लोग सेमी कंडक्टर मटेरियल्स पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो भी बॉन्ड्स टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होते हैं, क्या होता है जिससे कि वो पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था और बाद में किसकी तरह बिहेव करने लगता है? कंडक्टर की तरह। इसीलिए उसे सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ना तो वो कंडक्टर है और ना ही वो इंसुलेटर है। ये होता है। चलो
इसका बताओ। फरवरी में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 12th का, नीट का, और मार्च और अप्रैल, पूरी मार्च और अप्रैल जितने दिन क्लास हुआ करेगी उतने दिन एक पेपर हुआ करेगा, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, उसमें बस खाली यही होगा कि क्वेश्चन सामने होगा, 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा हमारे पास में। 1.5 घंटों को बढ़ा के चाहे 1 घंटा 40 मिनट कर देंगे, बस वो 1 घंटा 40 मिनट तुम सॉल्व करोगे और हमसे कहता है 1 घंटा में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वो जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये मैं कह रहा हूँ बताओ, मुझे ये नहीं करना है तुमको सॉल्व करवाना है, तुमसे ये कहना है कि मैं बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला लगाऊं, तुम्हें सिर्फ फार्मूला बताना है, अपन यहाँ पर करता रहेगा सॉल्व इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज बोलो सबसे पहले। हाँ, किसके बीच में सब चीज, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। सबसे पहले ए और बी के बीच में जैसे ही आया, वैसे ही ए और बी के बीच में आया सर, यहां से करंट को, पानी को भेजा मैंने, पानी इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, 3 भागों में कट गया, कट गया। अब मैंने देखा सर पानी जितना इसमें उतना ये दोनों किसमें होंगे, और सीरीज में दोनों को जोड़ दो, 6 और 2, इन दोनों को गायब करके एक 8 बना दो। इन दोनों को मान लो भाई है 8 ही को। देखो बेटा, पानी इसमें अलग गया था और इसमें, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, ओफो पैरेलल। अब पैरेलल के लिए क्या करेंगे, तो 8 गुणा 5 बटे 8 प्लस 8 पंजे 8 5, ठीक हो। इसका मतलब जाको और जाको हटा दो, गायब करो, खत्म करो, और इन दोनों, इन सब की जगह पर, इन सब की जगह पर क्या लगा दो, 40 बटे 13। ठीक है, अब देखो बेटा, जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही तो इसमें जा रहा होगा, ये कुछ ना है, ये कुछ नहीं है, जितना इसमें जा रहा होगा उतना ही ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, तो 40 बटे 13 प्लस कुछ नहीं है तो 13 तिया 39, कितना हो गया, अरे बोलो 79 बटे। तो क्या बचा, देखो इन दोनों को भी हटा दो, इन दोनों को हटाने का मतलब है कि इसको भी हटा दिया, और एक देखो इन दोनों की जगह क्या आ गया, 79 बटे हो गया। ये दोनों कैसे पैरेलल में क्या करें, तो 69 बटे 13 गुणा 1 बटे 69 बटे 13 प्लस, अच्छा 79। मुझे सब बहुत कंफ्यूजन कर जाता है। हाँ सही, वो कल वो होने को था, किसान पंजीकरण कुछ हो रहा है इस समय। हाँ, तो फादर बोले वो लास्ट डेट है, किसान पंजीकरण होना है, रात में बता रहे थे 9 बजे। तो मैंने कि आज लास्ट डेट है, मैंने बोला अभी कर रहा हूँ। बोले ठीक है, मैंने तो बताते रहना क्या क्या ना, तुरंत देखो कर देना, मैंने किया। अब वो उन्होंने पता नहीं 59 को क्या बोलते हैं, 59, वो बोले 59। अब मैं भर रहा था, मैं कह रहा हूँ कितने 59। तो वो बोले अरे गधे 59। ऐसे बताओ ना 59। मुझे नहीं ऐसा हुआ, जैसे किसी चीज में दिमाग लगाना पड़ता है। जो मेरा फैक्टर, मैं अपना फैक्टर, हर किसी का फैक्टर अलग अलग होता है। मेरा फैक्टर ये है, मैंने इस चीज को कभी तवज्जो ही नहीं दी कि मैं 59, 69, 89 ये सीखूं। क्यों सीखूं मैं क्यों सीखूं? मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको क्यों ज्यादा दिक्कत करूँ? इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम आया 13, 79 और नीचे 79 प्लस 13 से 13, इसको सॉल्व करके क्या आ गया आंसर, ओम में। इसमें आंसर आ गया ओम में। बन के भर रहे, तुम लोग लेट आए तो उसका हर जाना कौन भरेगा? ठीक है, अच्छा एक ये करो, सबसे पहले ए और बी
पूछा गया, ए ले लो, तुम बताओ, ए और बी के बीच ही पूछा, तो यहां से कोई भी पानी यहां से गया, ठीक है। देखो बेटा, कोई पानी यहां से गया, दो भागों में कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, ठीक है। फिर अगले गया, अरे फिर कट गया सर, फिर कट गया। अब देखो, जो यहां गया वही और वही, इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं, एक एक, दो और एक, इन तीनों को हटाए गए, एक तीन लगा दो, लगा दिया सर। देखो यहां से पानी दो भागों में कटा था, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं। अब देखो पैरेलल कैसे निकालेंगे, तो ऊपर गुणा करो, 5 3 15/8, 5 और 3 8, अरे इन दोनों को करेंगे तो 5 गुणा 3/5 प्लस 3 15/8। तो इन दोनों की जगह इन दोनों को खत्म करो और 1 लगा दो 15/8। अब देखो सर जी, जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें और इतना ही ये तीनों किसमें हो जाएंगे, इन तीनों को जोड़ो, 15/8, 3 और 2 5, 8 पंजे कितने हो गए, 55/8। तो अब क्या है सर जी, इन तीनों को हटा के 1 लगा दिया, जो क्या है 55/8 और 9 कैसे हैं, तो अब इनको सॉल्व करो, तो 9 गुणा 55/8 बटे 9 प्लस 55/8, ठीक है। अच्छा नहीं कर रहे ना, अच्छा 9 से काटो, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 8 72, 9 से 8 से 8 कट जाएंगे, ठीक है, प्लस 53 495, और यहाँ जोड़ा 3 और 2 5 और 7 और 5 55 है। अच्छा ये 55 है, ठीक 55 है, तो 5 और 2 कितना आया, 495/100। इसका मतलब है सर, इन दोनों की जगह हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 495/100। अब ये तीनों कैसे हैं, यानी कि सर 4 प्लस 4 प्लस 495/, इन सबको जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, R इक्वल, ये मेरा क्या आ जाएगा, R इक्वल, इन सबको जोड़ दिया तो मेरा क्या आ गया, R इक्वल, सही है। एक ये होगा। अब देखो इसके साथ में ये क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर का मैं कराया हूं एक, ठीक है। उसके बाद में ये इंटरनल ईएमएफ सेल रेजिस्टेंस, बैटरी, शॉर्ट सर्किट, ग्रुपिंग, पैरेलल, मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, इन सब की बात है। टेस्ट में क्या आ रहा है मेरा, केमिस्ट्री बता दें, आज बता दें। टेस्ट फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रही है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला पता है सभी को, कल सभी याद करके लाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पता होना। कल क्या छुट्टी है, नहीं छुट्टी नहीं है, हाँ फिजिक्स की क्लास है कल। आज उन्होंने गलती से केमिस्ट्री लिख दिया था, मैंने फोन किया क्या केमिस्ट्री की है क्या, शेड्यूल में दो, फिजिक्स की है, तो बोले अरे वो गलती हो गई, फिर फिजिक्स किया गया एडिट करके, ठीक है। रुको सर आ गए, बैठो बैठो, तुम्हारे लिए वो मिलेगा क्या, गिफ्ट मिलेगा, नहीं पार्टी मिलेगी, है ना, पार्टी ठीक है।